दोस्तों दो समान लंबाई की ट्रेन अलग अलग गति से एक खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि वे ट्रेन समान दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? टी बराबर खंभे को कितने समय में पार कर रही है? पहली ट्रेन 5 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में पार कर रही है, और इसका कर दीजिए दोगुना। आप देखिए अगर ये दोनों ट्रेनें एक समान दिशा में गतिमान है तो इन टाइम का माइनस हो जाएगा 6 - 5। अगर ये ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिमान होती तो ये यहां पर टाइमिंग ऐड हो जाती, लेकिन यहां पर समान दिशा में गतिमान है तो यहां पर टाइमिंग माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों 6 × 5 = 30 60 सेकंड का समय लगेगा, मतलब 1 मिनट लग जाएगा इन ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। आइए दोस्तों, ये क्लॉक से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के बीच 0 डिग्री कोण कब बनाएंगे? जब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगे। तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 60 × n/11। ये n की वैल्यू वो होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 5 बजे के बीच में पूछा गया है तो जो छोटी वैल्यू होगी 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, तो बस यही n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू रख दीजिए 60 × 4/11, 6 × 4 = 24, 240/11 आएगा, जो कि हो जाएगा 11 × 2 = 22 हो जाएगा, बचेगा 2, 20, 11, 1 × 11, 9। तो ये हो जाएगा टाइम 4:21 सही 9/11। दोस्तों ये ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। 2 स्टेशन है ए और बी, इनके बीच एक ट्रेन जो है जब चलती है तो 2 घंटे में पहुंच जाती है, लेकिन जब ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाती है तो ये ट्रेन ए से लेकर बी तक जाने में 3 घंटे का समय ले लेती है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए किसकी स्पीड कितनी कम की गई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे गुणा कीजिए। और टाइमिंग देखिए पहले कितने समय में पहुंच रही थी? 2 घंटे में, अब 3 घंटे में पहुंच रही है। दोनों टाइमिंग का अंतर, लेकिन यहां पर स्पीड देखिए कम की गई है तो दोनों टाइम को माइनस करना पड़ेगा। 3 - 2 हो जाएगा 1, तो 3 दूनी 6, 6 × 36 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों स्टेशन के बीच। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करना होता है। दोस्तों आप समझिए कि अगर यहां पर देखिए अगर कोई दी गई धनराशि n और n+1 समय में, जैसे n समय में 800 हो रही है और n+1 में 840, मतलब यहां देखिए n की वैल्यू 2 है और n+1 हो जाएगा 3 वर्ष में। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहां पर देखिए 2 धन दिए हुए हैं 800 और 840, इनका सबसे पहले अंतर निकालना है और डिवाइड करना है n वर्ष में जितना हो जाता है 800 रुपए से, गुणा प्रतिशत में ब्याज दर निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा 40/800 × 100, तो 4 दूनी 800, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5% ब्याज की दर आंसर आएगा। दोस्तों आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% ब्याज की दर से 5 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा? यहाँ 2 वर्ष में दिया होता है। और दूसरा है यदि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20% ब्याज की दर से 64 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा? जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा ब्याज दर बटे 100 का स्क्वायर। और वहीं इस केस में जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है मूलधन गुणा r/100 का स्क्वायर, r/100 प्लस का 3 और हो जाता है। आप देखिए दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर 5 रुपए है, बराबर मूलधन निकालना है, ब्याज दर जो है 5% है, तो 5 दूनी 10, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 का इधर गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 4 पंजे 20, 2000 रुपए मूलधन आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। और इस केस में 64 रुपए अंतर दिया गया है, बराबर मूलधन निकालना है r/100, ब्याज दर दी हुई है 20%, तो इसको 20/100 का स्क्वायर गुणा 20/100 + 3, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 25 × 100 पंजे 500, तो मूलधन इस केस में आपका होगा 500 रुपए। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 30% अंक चाहिए हैं। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है और 30 ही अंक से फेल हो जाता है तो आपको बताना है उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे उस परीक्षा में। तो आप बताइए किसी छात्र को पास करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स गुणा पासिंग मार्क्स कितना था? 30% पासिंग मार्क्स था बटे 100, बराबर अब भाई जितने अंक लाया 30 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, तो कुल मिला के यही तो पासिंग मार्क्स हुए। बस इसी को हल करना है आपको। m बराबर 60 × 100/30, तो 30 दूनी हो जाएगा 60 और तो 200 मार्क्स जो थे उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स थे 200। प्रॉफिट एंड लॉस से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक किसान 6000 रुपए के गेहूं खरीदता है और वह 1/3 भाग 30% के नुकसान पर बेच देता है, तो बाकी का जो बचा हुआ गेहूं है उसे अब कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो? यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है? केवल अब देखिए कितना भाग, 1/3 भाग, उसने कितने प्रतिशत नुकसान पे बेचा? 30% नुकसान पे बेचा। अब बचा कितना भाग है? 1 - 1/3। बस इसको सॉल्व कीजिए, 3 धाम 30 हो गया,
10, ये हो गया 2/3। 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 3 का इससे गुणा होगा 15%। अब बाकी बचे हुए गेहूं को वह 15% लाभ पे बेचे, जो फाइनली उसको अंत में ना लाभ होगा ना हानि होगी। दोस्तों औसत से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन, ये 7, 11, 15, 19 67 तक की संख्याओं का एवरेज फाइंड करना, औसत फाइंड करना है। परिमाणों की संख्या निकालेंगे, फिर इनका योग करेंगे, फिर औसत निकालेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस देखिए। 7 और 11 का डिफरेंस 4, 11 15 का डिफरेंस 4, 15 19 का डिफरेंस 4, ऐसे ही 67 तक। मतलब ये कौन सी श्रेणी हो गई, जिनका सर्वांतर समान है, समांतर श्रेणी हो गई। तो आइए हम इसकी ट्रिक बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इन दोनों की ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर उठाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर उठाइए और उनका कर दीजिए आधा। फर्स्ट नंबर क्या था 7 और लास्ट नंबर 67/2 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 74/2, 37 आपका आंसर है। उसका एवरेज जो होगा 37 होगा। अब देखते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत। जो लास्ट सम संख्या है उसको उठाना है, प्लस उसमें 2 कीजिए, उसको भी आधा कर दीजिए। अंतिम सम संख्या क्या है 100 प्लस 2/2। तो ये हो गया 102 का आधा होगा 51 जो होगा उसका औसत आ जाएगा इसका। आइए दोस्तों ये 2 टाइप के एवरेज के क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 7, 14, 21, 84 का एवरेज क्या होगा। 84 तक का एवरेज पूछा गया है। तो आपको देखना ये 7 का टेबल है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 ऐसे करके 84 तक। तो 7 का 84 तक कितने नंबर हो गए टोटल, मतलब ये 12 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 84 आएगा। तो टोटल कितने नंबर हैं, 7 के कितने मल्टीपल हैं, 12 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो आइए देखते हैं 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे लास्ट की विषम संख्या क्या है, लास्ट की विषम संख्या प्लस उसमें 1 कर दीजिए, आधा कर दीजिए। लास्ट की विषम संख्या होगी 99 प्लस 1 कीजिए, आधा कीजिए, तो 50 इसका आंसर। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में आपको जो नंबर दिया हुआ है 7 नंबर दिया हुआ था, उसके कितने मल्टीपल निकालने हैं आपको, 12 मल्टीपल। तो 12 प्लस 1 कर दीजिए 13 हो गया और इसका कर दीजिए आधा, बस यही एवरेज हो जाएगा। तो आएगा ये 13 गुणा 7, 13 91 का आधा हो जाएगा। 47.5 जो है उसका एवरेज हो जाएगा। इसका एवरेज 47.5 और इसका एवरेज 50 हो जाएगा। आइए दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसकी। एक जो धन है वो साधारण ब्याज से 1125 रुपए हो जाता है 4 वर्ष में और 1200 रुपए हो जाता है 7 वर्ष के अंदर। तो आपको बताना है वह धन कितना था, जो ये वाला धन है स्टार्टिंग में कितना था। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 1125 रुपए हो रहा है तो इसको इसके समय से मल्टीप्लाई कीजिए और ये 1200 हो रहा है इसको इसके समय से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 1125 गुणा 7 माइनस 12 चौक 4800 रुपए। और दोस्तों इसके अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 3 ईयर, इनके टाइम का डिफरेंस है। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 3075/3 बराबर 1025 रुपए जो था ये इसका सम था, मूलधन जो था ये था।